गुड इवनिंग इन राम राम एवरीवन। हम लोग चरक कल्प स्थान आज से स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग 12 चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें जो पहले के 6 चैप्टर्स होंगे वो हम वमन से रिलेटेड पढ़ेंगे। वमन के द्रव्य हैं और जो नेक्स्ट 6 चैप्टर्स हैं वो विरेचन के हैं। ठीक है, तो एक इंट्रोडक्टरी वीडियो मैंने पहले ऑडियो भेजी थी, तो वो सब आप लोगों ने देख ली होगी। ठीक है, तो पहला यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर यूजी की बात करें तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर। इसमें पूरी संभावना है कि क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, मदन के अलावा इसमें और भी बहुत सारी कुछ ऐसी रिलेटेड चीज़ें हैं जो कि पूछी गई हैं लास्ट ईयर और पूछी जाती हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। कुछ चीज़ें ही पढ़नी है, हमें सारी चीज़ें नहीं पढ़नी और इतना पॉसिबल भी नहीं है याद करना, और पूछा भी नहीं जाता है। ठीक है, तो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं यूजी के रिलेटेड वो मैं आप लोगों को बताऊंगी, और जो पीजी का है वो मैं अलग से बताऊंगी। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं फर्स्ट चैप्टर। तो सभी को पता है इसमें 133 योग होते हैं, और इसको हम ऐसे याद करते हैं, मदन एक है पर 3 काम करता है, तो 133 इस टाइप से याद रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे वमन और विरेचन की परिभाषा दी गई है। तत्र दोष हरणम ऊर्ध्व भागम वमन संज्ञकम। ठीक है, तो ये ऊर्ध्व भाग से जो दोष हैं वो निकल रहे हैं उसको वमन कहेंगे, और अधोभाग विरेचन संज्ञकम। सिंपल सी डेफिनेशन है, ये चीज़ याद रखेंगे कि जो परिभाषा है वमन और विरेचन, जो कि पंचकर्म के अंडर आते हैं 2 कर्म, मेन कर्म, वो कल्पस्थान 1 में दी गई है। ठीक है, और उभयम वा शरीरम मल विरेचनाद विरेचन संज्ञाम लभते। अब यहाँ पे एक स्पेशल चीज़ है कि जो भी शोधन हो रहा है तो शोधन का एक पर्याय विरेचन भी होता है। ठीक है, विरेचन एक अलग से कर्म भी है, और जो शोधन हो रहा है, दोष कहीं से भी निकले, ऊपर से निकले वमन के फॉर्म में, नीचे मल से निकले विरेचन के फॉर्म में, तो उस प्रक्रिया को, उस शोधन को हम विरेचन भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों टर्म्स आप लोगों को याद रखनी है। अब हम देखेंगे कि अगर वमन हो रहा है या विरेचन हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्या ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं उस द्रव्य में जो वो वमन करवा रही हैं और वो विरेचन नहीं करवा रही, और जो विरेचन करवा रही हैं वमन नहीं करवा रही। ठीक है, तो सबसे पहले वमन में हम लोग देखें तो वमन में उष्ण, तीक्ष्ण, सूक्ष्म, व्यवायी और विकासी, ये गुण होते हैं। ये पहली लाइन में ही लिखा हुआ है, उष्ण, तीक्ष्ण, सूक्ष्म, व्यवायी, विकासी, औषधनानी, स्ववीर्येण, ये सब अपने वीर्य से। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी बड़ा सा पैराग्राफ लिखा हुआ है श्लोक नंबर 5 में, बट ये जो गुण है ये आप लोग याद रखेंगे। एक टेबल, एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में सभी लोग इसको बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यही लिखेंगे, ये सारे गुण लिखेंगे, और फिर नेक्स्ट एरो में लिखेंगे अपने वीर्य से हृदय में जाकर, स्ववीर्येण हृदयम उपेत्य। ठीक है, इसको ये पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ यही इम्पॉर्टेंट है, 3 चीज़ें इम्पॉर्टेंट है पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो ये गुण उष्ण, तीक्ष्ण, सूक्ष्म, व्यवायी, विकासी, और एक लघु गुण और अग्नि और वायु महाभूत। ठीक है, तो ये महाभूत काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे। जब भी वमन हो रहा है तो अग्नि और वायु 2 महाभूत रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जब विरेचन हो रहा है तो पृथ्वी और जल महाभूत रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, लाइट महाभूत वमन करवाएंगे, और जो हैवी है वो विरेचन करवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं हिंदी में, तो ये जो औषधियाँ हैं ये अपने वीर्य के प्रभाव से हृदय में जाकर धमनियों द्वारा धमन कर, अनुसरण कर स्थूल तथा अणु स्रोतों में प्रविष्ट करती है। ठीक है, हृदय से फिर स्थूल और अणु में प्रवेश कर रही है। फिर दोष समूह को उष्ण होने के कारण विलीन कर दे रही है, तीक्ष्ण होने के कारण दोषों का छेदन कर रही है। विच्छिन्न हुआ दोष इधर उधर गमन कर स्नेह से भावित शरीर में स्नेहन से चिपके हुए मिट्टी के पात्र में रखे हुए
मधु की तरह कहीं भी संश्लिष्ट न होता हुआ सूक्ष्म भागों से संचरित होने के कारण एवं कोष्ठ में गमनोन्मुख होने के कारण उन्मुख ऊपर की तरह प्रभाव है सारी औषधियों का जो वमन करवाएंगे, वह दोष आमाशय में जाकर उदान वायु से प्रेरित होकर, ये वायु याद रखेंगे, उदान वायु रिस्पॉन्सिबल है वमन के लिए और अपान वायु विरेचन के लिए। ठीक है, तो प्रभाव के कारण जो भी दोष है आमाशय से ऊपर की तरफ फेंके हुए जाते हैं। इसी प्रकार जल और पृथ्वी का उत्कर्ष होता है। तो इसको आप लोग फ्लो चार्ट में याद कर सकते हैं। या इसको फ्लो चार्ट में बना लेंगे, मैं भेज भी दूंगी आप लोगों को फ्लो चार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे सुश्रुत का एक अलग से मत होता है। उन्होंने वमन और विरेचन के लिए ये गुण न बताते हुए उन्होंने प्राकृतव्य नाम दिया है। प्राकृतव्य मतलब स्वभाव से वो जो औषधियाँ हैं वो वमन करवाएंगी। ठीक है, और उन्होंने अलग से विरेचन के लिए ये गुण बताए हुए हैं। विरेचन के लिए उन्होंने एक थोड़ा अलग बताया, उष्ण, तीक्ष्ण, सूक्ष्म, व्यवायी, विकासी। तो व्यवायी की जगह उन्होंने सर बताया। सर गुण के कारण विरेचन हो रहा है। ठीक है, तो जैसे वमन में फ्लो चार्ट के फॉर्म में बनाया है वैसे ही सिर्फ 2-3 चीज़ें चेंज करनी है। वायु की जगह अब उदान वायु की जगह अपान वायु कर देंगे, और जो दोष है फिर वहाँ से पक्वाशय और पक्वाशय से अपान वायु, देन विरेचन, इस टाइप से बनाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे श्लोक नंबर 6। यहाँ पे 15 द्रव्य दिए हुए हैं, इसका अलग से ऑडियो मैंने भेजा हुआ था। ठीक है, तो ये वही श्लोक है। तो यहाँ पे मदन फल के 133, जीमूतक 39, इक्ष्वाकु 45, धामार्गव 60, वत्सक 18, कृतवेधन 60, इस टाइप से 355 वमन के योग हो जाते हैं। और श्यामा त्रिवृत 110, त्रिवृत 3, और फिर वृत मतलब गोल होता है तो 110। चतुरांगुल, इसको आरंगवत भी कहते हैं, अमलतास, दीर्घफला भी कहते हैं। तो इसके 12 योग हैं। ये 4 फिंगर्स हैं और एक फिंगर में 3 कॉलम्स पर्व होते हैं, 3 टाइप से डिवाइडेशन होता है, इस टाइप से याद कर लेंगे। चतुर अंगुल, तिलवक 16, सुधा 20, सप्तला शंखिनी 39, दंती द्रवंती 48, टाइप से 245 टोटल योग है। तो यही इस श्लोक में दिया हुआ है। टोटल 15 द्रव्य होते हैं। ठीक है, सुधा को हम महावृक्ष भी कहते हैं। ऑल राइट, नेक्स्ट देखेंगे 8 श्लोक नंबर देखेंगे। यहाँ पे देश बताए गए हैं। तो 3 देश होते हैं, जांगल देश, आनूप देश और साधारण देश। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल है, ये सब चीज़ें आप पहले से भी पढ़ चुके हैं, बहुत सिंपल सा है। तो इसमें पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से दोष पूछा जा सकता है। तो जांगल देश जिसमें सूखा रहता है, डेजर्ट टाइप एरिया रहता है ये। ठीक है, जंगल से जस्ट अपोजिट रहता है, इस टाइप से याद रखेंगे। इसमें क्या होता है, जो वीआईपी से याद रखते हैं इसको, वात और पित्त दोष इसमें रहते हैं, और वीआईपी लोग ही डेजर्ट में घूमने जाते हैं, इस टाइप से याद हो जाएगा। सबसे पहले हम जांगम देश के बारे में देखेंगे। तो पहले ही लाइन में लिखा है कि तत्र जांगलः सूर्याकाश भूयिष्ठः। ठीक है, तो इसमें मैं आप लोगों को एक टेबल भी बनवा दूंगी। पहले इसको हम पूरा पढ़ लेते हैं हिंदी में, फिर मैं जांगल, आनूप और साधारण देश की टेबल बना दूंगी। तो इसमें ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सूर्याकाश भूयिष्ठ कौन से देश को बोला जाता है। तो हिंदी के सेकेंड लाइन में ही लिखा हुआ है, सूर्याकाश भूयिष्ठ अर्थात निरभ्र आकाश युक्त या खुले आसमान वाला। ठीक है, जिसमें शुष्क वायु चल रही है, वो जांगल देश है।
ठीक है। और इसमें कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, तो सेकंड लाइन में ही श्लोक में लिखा हुआ है, कदर, खदिर, असन, अश्वकर्ण, धव, तिनिश, शल्लकी, शाल, सोमवल्क, बदरी, तिंदुक, ये अश्वत्थ, वट और आमलकी। इतना काफ़ी है, इतने हाईलाइट कर लेंगे। ठीक है, तो ये आंवला भी जंगल देश में पाया जाता है। ठीक है, और आगे देखेंगे स्थिर शुष्क पवन, ये भी देख लेंगे। यहाँ पे स्थिर और शुष्क पवन बल होता है सभी का। विधूयमान, विधूय मतलब हिलना होता है। और प्रणित्य तरुण विटप, तो इस देश में स्थिर एवं शुष्क तरुण पेड़ वायु के प्रबल वेग से पकाए जाने के कारण नाचते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, तो यहाँ धूप ज़्यादा रहती है, बारिश कम रहती है, ठंडी हवा कम रहती है, तो वो साइज़ में भी थोड़े छोटे होते हैं, शुष्क होते हैं, स्थिर होते हैं और धूप के वेग से ये ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो धूप ज़्यादा रहती है इसमें। नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मृग तृष्णिको, मृग तृष्णा, ये देखा होगा आप लोगों ने। मृग मरीचि भी इसको कहते हैं। जब इल्यूजन होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, हम सड़क में दूर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि पानी है ना। मृग इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो हिरण है, हिरण से कल्पना की गई है। हिरण को ऐसा लगता है कि वहाँ दूर कोई नदी है, तो वो बेचारा घूमता रहता है धूप में, बट कुछ मिलता ही नहीं है उसे। ठीक है, तो ये इल्यूजन है मृग तृष्णिको। और पक्षी कौन से मिलते हैं, लावा, लाव, तीतर, चकोर, ये पक्षी मिल रहे हैं। ठीक है, ये इस जगह में भ्रमण करते हैं। और इसमें वात, पित्त, बहुल, वात और पित्त वीआईपी लोग जाते हैं जंगलों में, ये हमने पहले ही पढ़ लिया था। और इधर स्थिर कठिन मनुष्य प्रायो ज्ञेय। ठीक है, ये इतना चीज़ हम लोग लिखेंगे। तो यहीं पे हम लोग एक टेबल बना लेते हैं। तो टेबल में आप लोग 3 कॉलम बनाएंगे, जांगल, अनूप और साधारण। ये एक लाइन में सीधा सीधा लिख लेंगे। और नीचे की तरफ लिखेंगे वायु, वृक्ष और पक्षी। और फोर्थ पॉइंट में रहेगा दोष। तो वायु में तो जंगल में आ गया शुष्क वायु और पर्याकाश भूयिष्ठ। वृक्ष में कदर, खदिर, असन, अश्वकर्ण, नितिश, धव, शल्यकी, अश्वत्थ, वट, आमलकी, ये वृक्ष में हो गया। पक्षी में लिखेंगे लावा, तीतर, चकोर। ठीक है, अगर पूछा जाता है 5 नंबर में त्रिविध देश का वर्णन करें, तो ऐसे ही ट्राई टू मेक एवरीथिंग ऑन टेबल और फ्लो चार्ट। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोगों को टेबल बनाना है। दोष में लिखेंगे वात, पित्त, बहुला, स्थिर कठिन मनुष्य प्रायो ज्ञेय, स्थिर और कठिन मनुष्य रहते हैं उधर। ठीक है, अब अनूप देश की बात करें तो हिंदी में हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ पे दोष जो है वो पवन और कफ, वायु और कफ रहता है। लास्ट में लिखा हुआ है पवन कफ प्रायो ज्ञेय। ठीक है, तो वायु और कफ वीके। ठीक है, वीके से याद रखें। यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, पानी मतलब अनूप, रेगिस्तान मतलब जंगल, इस टाइप से थोड़ा फिक्स करें अपने माइंड में। तो यहाँ पे शीतल वायु चल रही है, पानी ज़्यादा है, ठंडी रहेगी, शीतल वायु चलेगी। सरित समुद्र पर्यंत प्रायो, नदियाँ प्रायः समुद्र तक जाने वाली होती हैं, निरंतर शीतल वायु चलती है। और पर्वत और कुंजों से यह देश युक्त रहता है। मंद मंद वायु के झरोके से घने वृक्ष हिलते डुलते हैं। काफ़ी सामान्य चीज़ें लिखी हुई हैं। हम लोग वृक्ष आप लोग हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें तल, तमाल, नारिकेल, कदली है ना, नारियल पानी भी ज़्यादा जहाँ पानी हो, केला जहाँ ज़्यादा पानी हो वहाँ ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, और पक्षी में चौथी लाइन में लिखा है हंस, चक्रवाक, बलाका, नंदी मुख,
ना, और भी हैं। पुंडरीक इतने इम्पॉर्टेंट है, पुंडरीक, कादम्ब इतना हाईलाइट कर लेंगे। भृंगराज भी एक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, भृंगराज भी हाईलाइट कर लेंगे। तो हंस और चकवा सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, एक बार क्वेश्चन आया हुआ है इससे, हंस कहाँ पाए जाते हैं, तो कॉमन सी बात है, पानी में ही रहते हैं हंस, ठीक है। और यहाँ पे जो मनुष्य रहते हैं वो सुकुमार मनुष्य पुरुष पाए जाते हैं, लास्ट में लिखा हुआ है सुकुमार, ठीक है, वात और कफ प्रकृति वाले, ठीक है। तो इसमें लिख लेंगे हम लोग टेबल में कि वायु में शीतल वायु चलती है, वृक्ष में तल, तमाल, नारिकेल, कदली आदि वृक्ष हैं, पक्षी में हंस, चकवा, बकुल, नंदीमुख, भृंगराज, ये पक्षी भी है, एक प्लांट भी है भृंगराज, ठीक है। और दोष में पवन और कफ और सुकुमार पुरुष रहते हैं। अब जो साधारण है वो सबसे उत्तम है, पूछा जाता है उत्तम देश कौन सा है, तो वो साधारण देश है, ठीक है। इसमें मिश्रित ही लक्षण जो हैं वो पाए जाते हैं, कभी ठंडा कभी गर्म, मिश्रित। वाग्भट की बात करें तो वाग्भट ने दोनों ही जांगल और आनूप में वात देश की प्रधानता बताई गई है, ठीक है, ये चीज़ याद रखेंगे। प्रशस्त औषधियों के लक्षण यहाँ बताए गए हैं, ठीक है, तो इसको भी एक बार हम पढ़ लेते हैं। तत्र देशे साधारणे जांगले वा यथा कालम शिशिरात पवन सलिल सेविते। तो यहाँ पे लिखा है कि जांगल या साधारण देश में जहाँ यथा समय शीतल धूप, वायु, जल से युक्त भूमि, समतल पवित्र, दक्षिण भाग में जलाशय और जलागार, नदी आदि से युक्त हो, शमशान, चैत्य, देवागार और आदि चीज़ें ना हो, ठीक है, इन सबसे दूर हो, शमशान आदि चीज़ें ना हो, और कुश रोहित घास जहाँ बिछी हो, तो यहाँ से आप लोग हाईलाइट कर सकते हैं, कुश रोहित घास जहाँ हो, स्निग्ध मधुर काली मिट्टी हो या पीली सोने के वर्ण के समान मधुर मिट्टी हो, ठीक है। कृष्ण स्निग्ध कृष्ण मधुर मृतिके, यहाँ से हमें औषधियाँ लेना चाहिए, तो काली मिट्टी थोड़ा याद रखेंगे। वाल्मीकि ऊसर विरहिते, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, बहुत ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक है। संग्रहणीय औषध या औषधियों की संग्रह विधि, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें आप लोग ऐसे लिख भी सकते हैं, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, इस टाइप से भी लिख सकते हैं। बाकी जैसे मैं बता रही हूँ श्लोक के फॉर्म में, वैसे भी याद कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को लिखना है तो लिखने के लिए आप लोग मेरी वीडियो पॉज कर सकते हैं, फिर पॉज कर करके देख सकते हैं, ठीक है। अभी तो मैं जल्दी बोल रही हूँ, पर लिखना है आप लोगों को तो पॉज करके लिख सकते हैं। तो शिशिर में मूल ऐसे लिखेंगे, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, एक एक लाइन छोड़ के। तो शिशिर में मूल, वसंत में शाखा और पत्र, ग्रीष्म में मूल, वर्षा में शाखा और पत्र में को यहाँ पे एक्चुअली पलाश बोला गया है, ठीक है, श्लोक में। और शरद में त्वक्कंद शीर और हेमंत में निर्यास या सार। तो यहाँ पे तीसरी लाइन में देखेंगे कि शाखा पलाश अचिर प्ररूढ़म वर्षा वसंतयोर ग्राहम, मतलब वर्षा और वसंत में क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, शाखा, पत्र या पलाश, पत्र और पलाश एक ही बात है। और अप्ररूढ़ मतलब जो बहुत ज़्यादा पुराने ना हो, ठीक है, अचिर प्ररूढ़ नए पत्ते को हम ग्रहण कर सकते हैं।
तो ऐसे याद कर सकते हैं कि पत्र आदि शाखाएं हम किसको देंगे, बीबी को देंगे, बीवी। तो बीबी से वर्षा और वसंत, इस टाइप से याद रखें। और ग्रीष्मे मूलानि शिशिरे, तो शिशिर और ग्रीष्म में मूल का ग्रहण करते हैं। तो इसको ऐसे हम लर्न कर सकते हैं, जैसे गर्मियाँ रहती हैं, पानी की कमी रहती है, तो जो वाटर लेवल है हमारे अंडरग्राउंड में, तो वो काफ़ी लो चले जाता है ना, कई जगह पानी नहीं आता है गर्मियों में। तो क्या होता है, पेड़ों की जो जड़ें हैं वो बहुत मोटी हो जाती हैं, बहुत अंदर डीप जाती हैं ताकि पानी मिल जाए। तो इस प्रकार से ग्रीष्म में ज़्यादा मोटी रहती हैं जड़ें, ऐसे हम इसे लर्न कर सकते हैं। ज़्यादा मोटी रहेंगी, और कैम्बियम में वो मोटा रहेगा, तो फिर मूल अच्छा रहेगा उसमें ग्रहण करना। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे त्वक, कंद, शीर। त्वक, कंद, क्षीर हम शरद में ग्रहण करते हैं। त्वक, कंद, क्षीर शरद ऋतु में। तो शरद ऋतु में शरद पूर्णिमा होती है, और पूर्णिमा में सभी खीर खाते हैं। एक फेस्टिवल होता है जिसमें रात में खीर रखी जाती है, दूध से बनाई गई। तो क्षीर से ऐसे शरद पूर्णिमा भी, ये भी ऐसे भी याद रख सकते हैं। सार हेमंत में यूज़ करते हैं, हेमंते साराणी, है ना, हेमंत पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो सार ऐसे भी याद कर सकते हैं, जैसे हेमंत ऋतु में जठराग्नि बहुत तीव्र होती है, और एक कोई भी फ्रूट का जो सार भाग होता है वो हैवी होता है ना, तो ये इस टाइप से याद रखा जा सकता है। और फल और पुष्प, ये तो यथा ऋतु बताए गए हैं, जब भी फल और पुष्प आए, यथा ऋतु अनुसार। ठीक है, तो इस टाइप से ये होगा, इसको आप लिख लेंगे। नेक्स्ट 11th श्लोक देखेंगे, इसमें भैषजागार का वर्णन आया है, ये रेफरेंस के तौर पे इम्पॉर्टेंट है। निवात प्रवात ऐसा होना चाहिए, निवात प्रवात। ये आतुरालय, भैषजागार, कुमारागार, ये सभी निवात प्रवात होने चाहिए, पर यहाँ पे सूतिकागार ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये एक बात याद रखेंगे। अब हम दोष अनुसार अनुपान या सहपान देखेंगे, तो आप लोग इसकी भी टेबल बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ वात विकृति है, तो वात विकृति में हम अगर अनुपान देंगे, कोई औषधि देंगे, तो किस किस के साथ दे सकते हैं, तो सुरा, सौवीर, तुशोदक, मैरेय, मेदक, धान्याम्ल, खट्टा दही, खट्टा अम्ल रस वात शामक होता है, इसलिए खट्टे फल आदि का देना चाहिए। पित्तज में मुनक्का, आंवला, मधु, मुलेठी, फालसा, राब, दूध को सर्कल कर लेंगे। ठीक है, सभी शीत हैं। कफ में मधु और गोमूत्र, दो ही इम्पॉर्टेंट है। तो मूत्र भी आता है कफज में, और मधु दोनों में ही आता है, ये भी चीज़ याद रखें। पित्त में भी और कफ में भी मधु आ रहा है। नेक्स्ट देखेंगे हम संग्रह और प्रयोग विधि, ये पूछी जा सकती है आप लोगों को पेपर में। ठीक है, तो कब हम ग्रहण करते हैं मदन का, तो यहाँ पे बता रखा है कि वसंत ग्रीष्मयोर अंतरे पुष्यश्व युग्मया मृग शीर्षा। ठीक है, तो यहाँ पे पुष्य, अश्विन और मृग शिरा से युक्त मैत्र मुहूर्त में संग्रहण करना है। और कैसे लेना है, जो पके हों, कैसे मदन फल लिए जाने वाले हैं वो बता रहे हैं। जो पके हों, काने ना हो, मतलब कहीं उसमें कुछ मार्क वगैरह ना हो, हरे ना हो, पांडु वर्ण के हों, कृमि ना लगे हों, स्मेल ना आती हो, जंतुओं ने खाया ना हो, और फल छोटा ना हो, इन्हें साफ करके कुशा की पोटली में बांधकर उन्हें ऊपर से गाय का गोबर लगाकर जौ के भूसे या उड़द, शाली, धान, कुलथ, मूंग, इनमें से किसी भी एक राशि में कितने दिन इम्पॉर्टेंट है, 8 दिन तक रखते हैं। ठीक है, और
उस समय ये मदन फल कोमल हो जाते हैं, उनमें मधु के समान उत्तम गंध आती है। तो ये भी सर्कल कर लेंगे, मधु के समान आती है। उसके बाद छाया में उनको सुखा लेना है, ठीक है। फिर अच्छी प्रकार सूख जाए तो बीजों को अलग कर लेना, उसको ही मदन फल पिपली कहते हैं, वही वमन में काम आते हैं, ठीक है। बीजों को घृत, दही, मधु, तिल इनमें इनमें मर्दन बना के, कल्क बना के फिर सुखा लेना है, ठीक है। यही चीज़ें हैं। अब यहाँ विधि बताई गई है, तो विधि आप लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। सिंपल ही विधि है, पहले भी पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो इसको आप लोग कहानी की तरह पढ़ लेंगे, ठीक है। इसमें रोगी को वमन कराने से पूर्व 2 या 3 दिन तक स्नेहन स्वेदन करवाया जाता है और अच्छे से कफकारक आहार विहार दिया जाता है, ताकि और अच्छे से कफ उबड़ आ जाए। ग्राम्य, ये यूजी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, पीजी में नहीं पूछा जाएगा। अनूप, जल, मांस, दूध, दही, उड़द, तिल, शाक आदि, ये जितने भी गुरु मधुर चीज़ें हैं वो सारी, स्निग्ध, ये सारी चीज़ें खिलाई जाती हैं। उससे कफ का उत्क्लेश होगा और अच्छे से कफ बाहर आएगा। और दूसरे दिन प्रातः काल रोगी का रात में खाया हुआ आहार पूर्ण रूप से पच जाता, अर्थात मतलब मल त्याग हो जाए। उसके बाद प्रातः काल में बलि, होम, मंगल, प्रायश्चित रोगी कर चुका हो, पेट खाली हो, उसे यवागु के साथ घृत की पूर्ण मात्रा पिलाएं। पीने के बाद यथाविधि तैयार कर जो मदन फल है उसको, पिपली को नख भीतर की ओर, मतलब अंतर नख मुष्टि प्रमाण होता है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अंतर नख मुष्टि, ठीक है। नीचे से जो पहला पैराग्राफ है, जो मंत्र है ना, मंत्र के ऊपर वाला जो नीचे से तीसरी लाइन, अंतर नख मुष्टि यावद वा साधु मन्यते, ठीक है। फल पिपली नाम अंतर्नख मुष्टि। और पूर्वाहे, पूर्व मतलब सुबह सुबह इसे पिलवाना है, अंतर्नख मुष्टि प्रमाण में देना है, ठीक है। ये मात्रा बता दी। और उसके बाद कुछ औषधियाँ जैसे कुट्टित, मदन फल, मुलेठी, कोविदार, करबूदार, कदम्ब, जलवेद, कनरू, सनई, मदार, अपामार्ग में से किसी भी एक के क्वाथ में भिगोकर रात भर रखें। प्रातःकाल मसलकर कपड़े से छान लें। छने हुए क्वाथ में मधु और सेंधा नमक, इम्पॉर्टेंट है, मधु और सेंधा नमक हम मिलाते हैं। क्यों मिलाते हैं? ये कफ का विलयन और छेदन करता है, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कफ का विलयन और छेदन होता है मधु और नमक मिलाने से, ठीक है। तो इसको अभिमंत्रित करते हैं। उसके बाद अभिमंत्रित के लिए ओम ब्रह्म दक्षाश्वी, एक मंत्र हमने हिली मिली भी देखा था विष के चैप्टर में। इसको अभिमंत्रित कर उत्तर मुखी या पूर्व मुख में बैठाकर विशेषतः कफ, ज्वर, गुल्म, प्रतिश्याय ऐसे रोगियों, जैसे जो भी कफ प्रधान व्याधियाँ हैं उनको निकालने के लिए हम इसका सेवन करवाते हैं। और पित्त निकलने तक वमन करवाते हैं। पित्तांत वमन होता है, लास्ट लाइन में लिखा है पित्त दर्शनात् इत्येषः, ठीक है। कफांत विरेचन होता है और पित्तांत वमन होता है। और लास्ट में लिखा हुआ है हीन वेग या सम्यक वेग नहीं आए तो आम्लकी, सरसप, वचा, कल्क, सम, शीत, उष्ण, नमक के पानी में बार बार देना चाहिए। इससे जो भी रेस्ट पदार्थ है, वमन है, वो पूर्ण रूप से हो जाएगा, ठीक है। ये विधि आप लोग लिख सकते हैं एक पूरा फ्लो चार्ट बना के यूजी में अगर पूछा जाता है तो यहाँ लिखा हुआ है मधु और सेंधव का प्रयोग क्यों करते हैं। फर्स्ट लाइन में लिखा है, नेक्स्ट श्लोक में 15वें श्लोक में, मधु सेंधवम कफ विलयन छेदन, कफ का विलयन और छेदन करता है। अब यहाँ पे काफ़ी सारे योग हैं, ये सब हमें नहीं पढ़ना है, हम लोग डायरेक्ट आ जाएंगे 27 श्लोक नंबर में। यहाँ पे पर्याय दे रखे हैं,
पर्याय दे रखे हैं, यहाँ पे हाईलाइट कर लेंगे। मैंने आप लोगों को एक पेज भी भेजा है, उसमें सारे पर्याय एक जगह लिखे हुए हैं। तो ये पर्याय काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। मदन, कर, हाट, राट, पिंडीतक, फलम, श्वसन। ठीक है, ये पर्याय हैं। और भाव प्रकाश के अकॉर्डिंग भी लिख लेंगे। मरूबक, शल्यक, नट, छर्दन, विष, पुष्पक। ये भाव प्रकाश ने एक्स्ट्रा बताएं। तो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे किसी को पेन हो रहा है रात में, रात से हम राठ याद कर सकते हैं। और करहाट मतलब पेन होता है, मतलब कराह हो रही है, किसी को पीड़ा हो रही है, तो फिर हम उसको मतलब श्वसन में प्रॉब्लम हो रही है, सांस लेने में, ऐसा थोड़ा स्टोरी के फॉर्म में बनाएं तो ये पर्याय याद हो जाएंगे। मदन नाम का लड़का है, उसको छाती में और सांस लेने में दिक्कत हो रही है, रात में हो रही है। ठीक है, तो उसने पिंडीतक का प्रयोग किया, पिंड बना के उसने कोई गोली खा ली। ठीक है, इसका प्रयोग ज्यांग है, वो फल पिपली है, इसकी मात्रा अंतर्नग मुष्टि है। इसका प्रयोग कहाँ कहाँ देखा था? इसका प्रयोग है कफ, प्रसेक, ग्रंथि, ज्वर, उदर रोग, अरुचि, इन सब में इसका प्रयोग है। और जो इसके कल्प हैं, पहला कल्प हाईलाइट कर लेंगे। कषायों के 9 योग होते हैं। ठीक है, 9 कषाय योग हैं। मात्रा योग 8 हैं। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, पर पीजी के लिए आप लोग इन पे ध्यान दे सकते हैं। कुछ चीज़ें जैसे लेह, लेह का योग एक बार पूछा गया था, लेह को हाईलाइट कर लेंगे बस। ठीक है, जैसे लास्ट है पूप, तो पूप मतलब पूड़ी, पूड़ी कब बनाते हैं? जब कोई त्यौहार हो, किसी का व्रत हो। तो यहाँ 16 योग हैं, तो 16 सोमवार रखते हैं, तो फिर पूड़ी वगैरह बनती है जब व्रत खोलते हैं। इस टाइप से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे हो जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे जीमूतक। जीमूतक के पर्याय देखेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट है गरागरी, वेणी भी इम्पॉर्टेंट है, और देवताड़क। ठीक है, तो इसका जो फल और पुष्प है ये यूज़ हो रहा है। फल और पुष्प 39 टोटल इसके योग होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जीमूतक का प्रयोग। तो इसको हम लास्ट में देखेंगे, लास्ट लाइन में। ज्वर, श्वास, हिक्का आदि रोग में यूज़ करते हैं। ज्वर, गुल्म, प्रतिश्याय हम मदन में यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे ज्वर, श्वास, हिक्का। ठीक है, मैं थोड़ा बाद में लिखवा दूँगी जो जो चीज़ें आई हैं, ये स्पेसिफिकली जो दी गई हैं। ठीक है, ज्वर, श्वास और हिक्का में ही यूज़ हो रहा है। इसकी मात्रा देख लेंगे। मात्रा जो है एक शुक्ति है, तो ऐसे याद कर सकते हैं। जैसे जीमूतक को मैंने शंख से आप लोगों को याद करना बताया था। तो शंख कब बजाते हैं? जब देवताओं की पूजा होती है, देवताओं का हम आवाहन करते हैं। ठीक है, तो ऐसे देव और शंख से याद रखेंगे, और उनको सिंदूर चढ़ाते हैं। तो एक चुटकी सिंदूर की कीमत, ये डायलॉग आपको पता होगा। तो एक शुक्ति, चुटकी की जगह शुक्ति याद रखें, इसकी मात्रा शुक्ति है। ठीक है, और मैंने थोड़ा शंख से कोरिलेट करके ही इसको याद किया है। तो जैसे हम शंख बजाते हैं तो उसमें गरा गरी, गर 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 ऐसे आवाज़ आती है। वेणी, एक हम उसमें कुछ की रिंग भी लगा दिए हैं। ठीक है, इस टाइप से थोड़ा याद रखें, पर्याय याद हो जाएंगे। इसमें 39 योग हैं टोटल। ठीक है, एक कोल इसकी मात्रा होती है, लास्ट में देखेंगे। ठीक है, ये एक चीज़ आप लोग लिख लीजिए, एक कोल मात्रा। ग्यारहवें श्लोक में लिखा हुआ है एक कोल मात्रा।
कि मदन फल के समान जीमूतक फल के भी 8 मात्रा योग होते हैं, किंतु इनकी मात्रा 1 कोल आधा कर्ष आधा तोला की होती है। ठीक है, ये थोड़ा अलग से मात्रा दे रखी है। और श्लोक नंबर 7 में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे एक शुक्ति मात्रा दी गई है कि पके हुए जीमूतक के फल को लेकर सुखा लें, उसका कपड़ चूर्ण बनाकर शुद्ध अच्छे पात्र में रख लें, और इस चूर्ण की 1 शुक्ति मात्रा है, मतलब आधा पल मतलब 2 तोला, आधा पल इक्वल्स टू 2 तोला। ये दूध के साथ इसका हम ग्रहण कर सकते हैं वात और पित्त जन्य रोग में, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है दोष। नेक्स्ट देखेंगे इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु में कितने योग हैं? 45 योग हैं। किसी की 4 से 5 इच्छाएं तो उसको हम इक्ष्वाकु कहेंगे। ठीक है, इसके पर्याय देखेंगे लंबा, कटु, कटु कलाबु, तुम्बी, पिंड फला, इक्ष्वाकु फलिनी, ये इक्ष्वाकु के पर्याय हैं। पिंड फला को सर्कल कर लेंगे, है ना। तो लंबी इच्छा, तुम्बी इच्छा, इस टाइप से याद रखें। तिक्त कड़ू लौकी से इसको हम कोरिलेट कर सकते हैं। किसी की इच्छाएं हैं तो काफ़ी लंबी इच्छाएं हैं तो अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी तभी फल मिलेगा, तो फलिनी भी इसका एक पर्याय है। ठीक है, लास्ट फलिनी भी पर्याय है। इसका प्रयोग हम कास, श्वास, विषनाशक, वमन रोग और ज्वर से पीड़ित लोगों में करते हैं। हाईलाइट कर लेंगे श्लोक नंबर 4 की फर्स्ट लाइन। फिर एक चीज़ इसमें आती है, याद रखेंगे श्वास हमने जीमूतक में भी पढ़ा था। ठीक है, यहाँ पे कफ प्रधान जो भी रोग है वो हम यूज़ करते हैं, उसमें इक्ष्वाकु का यूज़ करते हैं। कफ प्रधान रोगों में कफ कर्षित है। ठीक है, और इसका प्रयोग वर्धमान क्रम में भी किया जाता है इक्ष्वाकु का। तो ऐसा पूछा जाता है कि कौन से कल्प का वर्धमान क्रम में प्रयोग करते हैं, तो इक्ष्वाकु का करते हैं। किसका होता है वर्धमान क्रम? हमने भल्लातक और पिपली का पढ़ा था रसायन में, इसका भी हो रहा है। ठीक है, 13वें श्लोक में आता है ये। इसमें हम क्या करते हैं, इक्ष्वाकु के 20 बीजों से प्रारंभ कर दोषानुसार प्रतिदिन 10-10 बीजों को बढ़ाते हुए मदन फल आदि षड्वामक द्रव्यों के क्वाथ में अलग अलग पीस कर छान कर पीते हैं, और जब तक 100 संख्या पूरी ना हो जाए तब तक इसका प्रयोग किया जाता है। इतना डिटेल में इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखें वर्धमान इक्ष्वाकु। ठीक है, मतलब इच्छा हमारी बढ़ती जाती है, जो अगर मिल गया, घर हो गया, एडमिशन हो गया, एमडी हो जाए, नौकरी हो जाए, गवर्नमेंट नौकरी हो जाए और सेंट्रल गवर्नमेंट हो जाए, तो हमारी इच्छा बढ़ती रहती है। तो इस टाइप से वर्धमान याद रखें। इच्छा से जब तक कोई ना कोई कोरिलेशन नहीं होगा हम लोग भूल जाएंगे, तो इस टाइप से याद रख सकते हैं। ठीक है, और तो कुछ इसमें इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसके एक देख लेंगे, एक श्लोक नंबर 17 देखेंगे। इसमें हिंदी में 5वीं लाइन देखेंगे। लेह की पहचान यह है कि लेह तंतु युक्त अर्थात 2 उंगलियों के मध्य में परीक्षा करके तंतु की प्रतीति हो और पानी में डालने पर फैले ना। तो ये लेह की पहचान बताई है। ये भी एक चीज़ याद रखें। क्वेश्चंस नहीं आते बट यहाँ पे एक रेफरेंस के तौर पे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखेंगे धामार्गव। धामार्गव के 60 योग हैं, तो हमने याद किया था कृतवेदन और धामार्गव, है ना। तो धर्म के काम जब 60 वर्ष के हो जाते हैं तब करते हैं, इस टाइप से हमने याद किया था। के पर्याय देखेंगे। 3 श्लोक में लिखा हुआ है कारकोटकी, कोटफला, महाजालिनी, राजकोषातकी। राजकोषातकी को सर्कल कर लेंगे। भाव प्रकाश के अकॉर्डिंग घोषक, हस्ती घोषा और महाफला। घोष मतलब ध्वनि होती है। ठीक है, ये भाव प्रकाश के अकॉर्डिंग है। कटुफला लिखा हुआ है विमर्श में,
सेकंड लाइन में लिखा हुआ है कटुफला। नेनुआ का प्रयोग किया जाता है ना, इसमें लिखा है धामार्गा नाम से कड़ुए बीज और पीले फूल वाले नेनुआ का प्रयोग किया जाता है, कटुफला भी इसे कहते हैं। इसका जो प्रयोज्यांग है फल, फूल और कोमल पत्ते इसके प्रयोज्यांग हैं। और श्लोक नंबर 9 में देखेंगे वमन और हृदय रोग की शांति के लिए धामार्गा के फल को अन्न में मिलाकर खाना चाहिए। हृदय रोग के लिए इसको सर्कल कर लेंगे, हृदय रोग के लिए। इसमें आप लोग एक लाइन और ऐड कर सकते हैं कि इसका प्रयोग गर्विश, गुल्म, उदर रोग, वात कफ के आश्रित कफज रोग के लिए किया जाता है। ठीक है, श्लोक नंबर 9 में ही लिखा हुआ है ये सारी चीज़ें। गुल्म, उदर, कफ, आमय। नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे वत्सक कल्प। वत्स 18 वर्ष पढ़ा था, है ना, टीनेज में 18 के बाद बड़े हो जाते हैं, वत्स रहते हैं, वत्स मतलब बच्चे। ठीक है, इस टाइप से याद किया था। पर्याय हमने पर्याय देखते हैं। वत्सक, कुटज, कुटज बोलते हैं ऐसे, शक्र, वृक्षक, गिरी मल्लिका सर्कल कर लेंगे। गिरी मतलब पर्वत होता है, तो पर्वत में ये रहते हैं वृक्ष। ठीक है, इनके बीज को इंद्र या कलिंगक भी कहते हैं। ठीक है, इंद्र या इम्पॉर्टेंट है। और भाव प्रकाश के अकॉर्डिंग लिख लेंगे पांडुर, द्रुम, यवफल, बसंत, चक्र, शाखी। पांडुद्रुम, यवपत्र, बसंत और चक्र शाखी। ठीक है, अब इसके दो भेद होते हैं, एक तो स्त्री कुटज और पु कुटज, पुल्लिंग। ठीक है, तो जिस देखेंगे नेक्स्ट श्लोक, जिस वत्सक के फल बड़े, पुष्प श्वेत, पत्र स्निग्ध हैं, तो वो पुरुष वत्सक कहलाता है। और जिस प्रकार जिस वत्सक के फल, पुष्प और फलवृंत छोटे, पुष्प श्याम और अरुण वर्ण के हैं, वो स्त्री वत्सक कहलाता है। तो ये स्निग्ध पत्रक वाला याद रखेंगे, एक बार क्वेश्चन आया था स्निग्ध पत्रक कौन से इसमें होते हैं, तो ऐसा हमें लगता है कि स्निग्ध मतलब कोमल, तो स्त्री के होंगे। इस टाइप से थोड़ा कॉमन सेंस लगा के गलत हो जाता है ये आंसर। बड़े फल रहते हैं ना, बृहत फला, बड़ा शरीर जो है पुरुष का ही होता है। और श्वेत पुष्प, ये भी चीज़ याद रखेंगे। स्निग्ध पत्र पुमान भवेत, श्यामा अरुण पुष्पा स्त्री का रहेगा। ठीक है, इसका प्रयोग स्थल देखेंगे उभय विष वत्सक सुकुमार व्यक्तियों के होने वाले रक्तपित्त और कफज विकार को दूर करता है। रक्तपित्त और कफज विकार को दूर करेगा ये। और इसकी मात्रा भी अंतर्नग मुष्टि रहती है, ये भी आप लोग याद रखें। अंतर्नग मुष्टि इसकी मात्रा है। प्रयोज्यांग जो है इसका फल, पक्व फल है। ठीक है, और रोग दिए हुए हैं श्लोक नंबर 6 के ही सेकंड हाफ में। हृदय रोग, ज्वर, वातरक, विसर्प को सर्कल कर लेंगे, विसर्प को भी ठीक करता है ये। जैसे बच्चे जो हैं, बच्चे हर जगह फैलते हैं, हर जगह उनको घूमना पसंद है, भागते हैं, ऐसे ही वत्स में विसर्प आया है ना, वत्स से बच्चे, विसर्प भी फैलने का है। इस टाइप से कोरिलेट करके याद करेंगे। अंतर्नग मुष्टि में ऐसे हम इसे याद कर सकते हैं कि जो बच्चे हैं, बच्चों को मुट्ठी में रखना चाहिए। ठीक है, तो अंतर्नग मुष्टि वत्सक का है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कृत वेधन, लास्ट है ये, वमन का लास्ट है, तो इसके हम देखेंगे श्लोक नंबर 3 में पर्याय। इसको श्वेड इम्पॉर्टेंट है, कोशातकी, मृदंग फल। ठीक है, तीनों ही इम्पॉर्टेंट है। राजकोशातकी भी कहते हैं इसे, मृदंग फल इम्पॉर्टेंट है। प्रयोज्यांग
में इसमें पत्र, फल, मूल और बीज यूज़ होता है। गुण में अत्यंत, कटु, तीक्ष्ण और उष्ण ये होता है। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है नेक्स्ट श्लोक में कटु, तीक्ष्ण और उष्ण होता है। और रोग में कुष्ठ, पांडु, प्लीहा, प्लीहा याद रखें, प्लीहा, शोथ, गुल्म और कृत्रिम विष, गर्विष। ठीक है, गर्विष याद रखेंगे। धामार्गाव में भी हमने गर्विष देखा था। ये 2 जगह आ रहे हैं। इतनी ही चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट है। अब आप कुछ चीज़ें लिख सकते हैं इसमें कि कौन कौन सी चीज़ें कुछ कॉमन आई हैं। ठीक है, जैसे एक पिच्छा योग पूछा जाता है कि पिच्छा योग किस में बताया है, तो वो कृतवेदन में बताया है। छोटे छोटे पॉइंट्स लिखते जाएं, पीजी के लिए इम्पॉर्टेंट है ये, यूजी के लिए नहीं है। और कृष्णा योग किस में आता है, तो वत्सक में आता है। बच्चों को खिचड़ी देते हैं तो कृष्णा योग वत्सक में है। ठीक है, 8 मात्रा योग किस किस में बताए हैं, तो मदन फल, जीमूतक और इक्ष्वाकु में बताए हैं। तो माजी से याद रख सकते हैं, माजी। ठीक है, मदन फल, जीमूतक और इक्ष्वाकु। अब मैंने आप लोगों को एक लैटिन नेम का टेबल भेजा था, तो उसको हम देख लेते हैं। वहाँ पे जैसे मदन फल में लिखा है, फर्स्ट हम देखें तो वहाँ पे 632 और LR लिखा है। इसको मैं डिकोड कर देती हूँ। 632 मतलब जो पहला वाला है वो रस के लिए है, जो सेकंड नंबर है वो वीर्य के लिए, और थर्ड नंबर जो सेकंड नंबर है वो विपाक के लिए, और थर्ड नंबर वीर्य के लिए। तो मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, इस टाइप से हम लोग रस याद रखेंगे, नंबर दे देंगे। मतलब 1 नंबर मधुर को, अम्ल को 2 नंबर, लवण को 3 नंबर। तो इस टाइप से इसमें 6 आया है, तो 6 मतलब इसका कषाय रस हुआ मदन फल का। 3 आया है तो विपाक ऐसा होता है मधुर, अम्ल और कटु। 3 आया है मतलब इसका कटु विपाक है। 2 नंबर आया है मतलब शीत वीर्य और उष्ण वीर्य, तो इसका उष्ण वीर्य है। L मतलब लघु होता है, R मतलब रुक्ष होता है, T मतलब तीक्ष्ण होता है। तो ये लघु और रुक्ष है। इसका लैटिन नेम रैंडिया स्पाइनोसा है। आप सभी लोग वो देख लेंगे, पेपर मैंने भेजा हुआ है ग्रुप में, उसी से याद रखेंगे। ठीक है, पर्याय हम लोग पढ़ चुके हैं। इसकी रूबिएसी फैमिली है जीमूतक में। लूफा इकाई नाटा और कुकुर बिटेसी इसकी फैमिली है। तो जीमूतक एक लता के रूप में होता है, तो नाता, लता, बेल इस टाइप से याद रख सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा याद रहेगा। इक्ष्वाकु देखेंगे, लेजिनेरिया, सिनरेरिया। लग, इक्ष्वाकु लग जा मेरे इक्ष में, या फिर ऐसे याद रख सकते हैं कि इच्छाएं हैं तो लगे रहो, अपना काम करते रहो, लगे रहो इच्छाओं को पूरा करने के लिए। धामार्गाव में आता है लूफा सिलेंड्रिका ना, तो ये सिलेंडर मतलब थोड़ा लंबा। लौकी आप लोग देखते होंगे लंबी होती है, तो सिलेंड्रिका इसका आकार के रूप में याद कर सकते हैं। वत्सक होले रिया एंटी डिसेंट्रिका, ये तो याद ही रहता है, द्रव्य गुण में भी ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एप्रोसाइनेसिस की फैमिली है। कृतवेधन लूफा एक्यूटेंगुला है ना, तो ICU, एकू को ICU से याद रखेंगे। कृत मतलब होता है काम, हमने कैसे याद किया था धामार्गाव में, धामार्गाव और कृतवेधन ये 60s के योग होते हैं। ठीक है, तो हमने ऐसे याद किया था कि 60 ईयर्स के बाद क्या होता है, कोई काम तो होता नहीं है, तो रिटायरमेंट हो जाता है, तो फिर ज़्यादा लोग ज़्यादा भाव नहीं देते हैं। ICU लेटर, टॉक टू यू लेटर, इस टाइप से थोड़ा याद रखेंगे। ICU थोड़ा देखो, कुल मिला के बात इतनी है कि हमें सिर्फ पहचानना है, आंसर वहीं दिया हुआ है, थोड़ी सी हिंट चाहिए तो वो टिक हो जाएगा आंसर। और धर्म से ऐसे याद कर सकते हैं जैसे आफ्टर रिटायरमेंट कि चलो सिलेंडर ले आओ, सब्जी ले आओ, इस टाइप से लोग काम बताने लगते हैं क्योंकि फ्री होते हैं।
ये भी हम लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, और मात्रा वाला भी एक बार सभी याद रखेंगे, टेबल भी बना सकते हैं। जैसे मदन फल में एक अंतर्नक मुष्टि प्रमाण है, जी मुतक में एक शुक्ति या एक कोल प्रमाण है, एक चुटकी सिंदूर, है ना। और इक्ष्वाकु में अंतर्नक मुष्टि प्रमाण था, और धा मार्गव में कोई प्रमाण नहीं था, और वत्सक में भी अंतर्नक मुष्टि है, कृतवेधन में भी अंतर्नक मुष्टि ही है, एक कर्ष भी बोल सकते हैं। ठीक है, एक विष योग आता है, कृतवेधन में विष योग का प्रयोग है, और दूषी विष का प्रयोग सुधा में आता है। ठीक है, घर विष का मैंने बताया था, धा मार्गव में और कृतवेधन में आता है। ठीक है, एक विष योग भी है। तो इसी के साथ हमारा आधा ये जो स्थान है वो कंप्लीट होता है, वमन के योग हमारे पूरे हो गए हैं। थैंक यू सो मच।